स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया एंड जापान के बारे में। जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं फर्स्ट टाइम इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, तो बोथ कंट्रीज़ के लीडर्स के द्वारा डिस्कशन किया गया कि इंडिया और जापान के बिटवीन में जो एग्जिस्टेड पार्टनरशिप है उसको किस तरीके से यहाँ पे बूस्ट है वो किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक ऑफ डिस्कशंस के बारे में यहाँ पे रीड करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर लार्जली वे के अंदर में डिस्कशन किया गया है। तो मैरी टाइम का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। इसमें अगर हम रीड करें इंडो पैसिफिक का जो रीजन है, इस टर्म के बारे में, इंडो पैसिफिक का ये जो रीजन है उसको किस तरीके से यहाँ पे ओपन एंड इंक्लूसिव वे के रूप से सेटअप किया जाए, बोथ कंट्रीज़ का इसके रिगार्डिंग में पुश है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए रेज होता है कि इंडिया के द्वारा क्यों इस टर्म को प्रमोट किया गया है इंडो पैसिफिक के रीजन को। आप देखिए कि इंडिया का भी एक पुश है, एक इनिशिएटिव है कि इंडियन ओशियन रीजन के अंदर हम एज ए डोमिनेंट प्लेयर के रूप से इमर्ज हों। तो हमारा जो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में जो डोमिनेशन का जो यहाँ पे इनिशिएटिव है उसको भी ये प्रमोट करता है। सेकंड, आप देखिए कि इंडिया हमेशा से इंस्टीट्यूशंस का जो रूल बेस ऑर्डर है उसको प्रमोट करता रहा है, चाहे वो यूएन के इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी अदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हो। तो रूल बेस ऑर्डर को भी सेटअप करने का एक ऑब्जेक्टिव है इंडो पैसिफिक टर्म के अंदर में। सेकंड, अदर कंट्रीज़ के साथ में हमारा जो कोऑपरेशन है वो भी बूस्ट होता है, स्पेशली जो पैसिफिक ओशियन के अंदर में सिचुएटेड जो कंट्रीज़ हैं। इसी के थ्रू आप देखिए कि हमने मालाबार एक्सरसाइज है उसको हम कंडक्ट किया करते हैं, एक नेवल एक्सरसाइज हुआ करती है। तो इंडिया और यूएस की जो नेवल फोर्सेज हैं वो लार्जली वे के अंदर में करते हैं, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा भी उसको ज्वाइन है वो किया जाता है। तो हमारे इनिशिएटिव को भी ये पुश करता है, हमारा कोऑपरेशन भी ये बूस्ट करता है, और रूल बेस ऑर्डर को जो इस्टेब्लिश करना हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहा है उसको भी आप देखिए कि प्रमोट करता है इंडो पैसिफिक का ये जो टर्म है। अगर हम इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे रीड करें तो चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना के द्वारा आप देखिए कि इंडिया को एनसर्कल करने के लिए किस तरीके से वहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो थ्योरी है उसको प्रमोट किया गया है। इंडिया के जो नाइबर कंट्रीज़ हैं उनके आसपास कैसे उन्होंने अपने जो पोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया है। तो इंडिया को भी आप देखिए कि चाइना का भी जो मैरीटाइम पुश है उसको काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक टर्म है वो एक इम्पोर्टेंट है। जापान के द्वारा क्यों इसको पुश किया जाता है? जापान के द्वारा इसको पुश इस वजह से किया गया है कि वो भी चाइना को काउंटर कर सके। इवन जापान की ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा तो आप देखिए कि ताइवान के रिगार्डिंग में भी एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ताइवान का जो रीजन है वो कभी जापान के कंट्रोल में हुआ करता था और फिर से उसको उनके कंट्रोल में सेटअप है वो किया जाए। ताइवान का अलग से पुश है कि वो एज ए इंडिपेंडेंट नेशन के रूप से हैं। चाइना का पुश है कि ताइवान को अपने कंट्रोल के अंदर में लाया जा सके। तो ये तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो इंडो पैसिफिक के बारे में है, मैरीटाइम सेक्टर के बारे में है। अब मैरीटाइम सेक्टर में और कोऑपरेशन किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो आप देखिए कि मैरीटाइम सेक्टर का जो नया टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट है, को प्रोडक्शन किया जाएगा इंडिया और जापान के द्वारा। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का एरिया है उसको भी जापान के द्वारा ज्वाइन किया जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमी को कैसे वहाँ पे बूस्ट किया जा सके, रीजनल पीस है उसको कैसे यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सके, इसके रिगार्डिंग में डिस्कशन हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड। सेकंड जो डिस्कशन है वो डिफेंस के बारे में था। डिफेंस के अंदर में को प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए कहा गया कि को प्रोडक्शन को हम यहाँ पे बूस्ट करेंगे, तो डिफेंस सेक्टर के बारे में हुआ। थर्ड, आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट का जो एरिया है कि जापान के द्वारा इंडिया के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा। इवन स्टूडेंट, जो मारुति सुजुकी नाम का जो कंपनी हुआ करती है जो कि एक जापानीज कंपनी है, उसके भी एक प्लांट को यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है। हरियाणा के अंदर में खरकोदा नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक नया प्लांट है वो वहाँ पे डेवलप है वो किया गया है मारुति सुजुकी के द्वारा। थर्ड, आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट के अंदर में यहाँ पे 1 ट्रिलियन जो डॉलर का इन्वेस्टमेंट कहा है, जिसमें हरियाणा में तो प्लांट का डेवलपमेंट हुआ, ऐसे ही उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे जापान जो है वो इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट करेगा। और इसके अलावा उन्होंने चाइना का जो डोमिनेंस है उसको भी काउंटर करने के लिए कहा है। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर के रिगार्डिंग में जो पुश है, तो कैसे नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर वेपन है उसको डीन्यूक्लियराइज है वो किया जाए। और आप देखिए कि ताइवान के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। तो ये तो इंडिया और जापान का जो रिसेंट डिस्कशन के बारे में है। आपको और क्या पता होना चाहिए? बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में आप देखिए कि 2+2 का जो पार्टनरशिप है वो एग्जिस्ट करता है। जो हायर लेवल के जो मिनिस्टर्स हुआ करते हैं, स्पेशली आप देखिए कि जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं
जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इसके पार्ट हुआ करते हैं कि इन दोनों मिनिस्टर का जो लेवल है उसके ऊपर में ये जो डिस्कशन है वो किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि 2+2 के अलावा जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए हमने G4 नाम का जो इनिशिएटिव है उसको भी सेटअप किया है कि UNSC है उसको रिफॉर्म किया जाए और इंडिया और जापान है उसको यहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप है वो दिया जाए। काफ़ी बार आप एडिटोरियल्स के अंदर में रीड करोगे कि इंडिया और जापान को G2 के रूप से भी कंसीडर किया जाता है कि ये G4 के दो कंट्री ये हैं जो एशिया के अंदर में एग्जिस्ट करते हैं G2 के रूप से। और आप देखिए कि लास्ट ईयर यूएस के द्वारा यूएस के जो लीडर हैं उन्होंने चाइना के साथ में अपना जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उन्होंने यूएस और चाइना है उसको भी एज ए G2 इकोनॉमी के रूप से कंसिडर है वो किया था। तो ये अभी रिसेंटली टर्म न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। फिर आप देखिए कि और इसके अलावा जो जापान है उसके द्वारा इंडिया और जापान ने मिलते हुए एक पार्टनरशिप है, एक ग्रोथ कॉरिडोर है उसको भी सेटअप किया था, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि अफ्रीकन नेशंस को सपोर्ट है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। तो ये इंडिया और जापान के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन था। जापान के अंदर में लार्जली वे के अंदर में आइलैंड्स हैं वो सिचुएटेड हैं, वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट्स हैं वो भी पास करते हैं। और आप देखिए कि ज्योग्राफी में हम रीड करते हैं कि जब कोल्ड करंट और जो वार्म करंट है उसका वो जब मिलते हैं किसी जगह के ऊपर में तो वहाँ पे आप देखिए कि जो फिश प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, फिश प्रोडक्शन का नंबर है वो हाई में आपको मिलेगा। तो जापान के वहाँ पे ऐसा जोग्राफिकल कंडीशन है, इस वजह से वहाँ पे फिश का जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए आपको जापान के बारे में? जापान के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वेनेजुला के वहाँ पे अर्थक्वेक आया है। तो अर्थक्वेक के दौरान में कहा गया था कि वेनेजुला का जो आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं वो कॉलोनियल एरा के समय का है। तो जब भी ऐसा डिस्कशन होता है कि कोई कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से प्रिपेयर्ड है, क्या वो डेट अर्थक्वेक जैसा जो नेचुरल डिजास्टर है उसको डील कर सके। तो जापान के अंदर में आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि वहाँ पे अर्थक्वेक के रिगार्डिंग में जो प्रिपेयर्डनेस है उसको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शो करता है। तो ये हमने बेसिक देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज के बारे में है और आज एक एडिटोरियल भी पब्लिश हुआ है एआई के ही बारे में। एक रिपोर्ट है वो बताती है, रिपोर्ट किसका है? यूएन का जो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल जो साइंटिफिक एक पैनल है उसने एक रिपोर्ट को डेवलप किया है एआई के बारे में कि नॉर्थ ईस्ट का जो डिवाइड है, जो हम टेक्नोलॉजी नई डेवलपमेंट जिनमें देखते हैं, तो वो डिवाइड एआई के अंदर में भी एग्जिस्ट करता है। एआई में कैसे एग्जिस्ट करता है कि नॉर्दर्न जो कंट्रीज हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर में सिचुएटेड जो कंट्री हैं, उन्होंने आप देखिए कि कंटिन्यूस इसको जो फाइनेंशियल जो फंडिंग है वो दिया है एआई के नए मॉडल्स डेवलप करने के अंदर में। तो उन कंट्रीज़ का और सदर्न हेमिस्फेयर के जो कंट्रीज हैं जहाँ पे एआई का भी प्रेजेंस तो गया है बट नया जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आप देखिए कि उनका एक डिवाइड है वो स्टिल एग्जिस्ट है वो करेगा। जब इंडिया में एआई का समिट हुआ था फरवरी के समय में, एआई इम्पैक्ट समिट, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या न्यूज़पेपर में उस समय जो पब्लिश हुआ था वो यही था कि फर्स्ट टाइम ग्लोबल साउथ का कोई कंट्री है जहाँ पे एआई का जो समिट है वो ऑर्गेनाइज हुआ है और इंडिया का एक पुश भी है कि ग्लोबल साउथ का जो लीडर है उसके रूप से हम यहाँ पे इमर्ज हों। कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया कि कोर्ट ने कहा है कि इस प्रोसेस को अडोप्ट करने के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस क्यों होना चाहिए? कि ये जुडिशियल प्रोसेस का जो सैंक्टिटी है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। एआई का जो यहाँ पे क्राफ्टिंग है केस लॉज के रिगार्डिंग में, वो आप देखिए कि जुडिशियल सैंक्टिटी है उसको इम्पैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर में जो रिलायंस है, जो इसके ऊपर डिपेंडेंस है, उसका जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, उसको टॉलरेट नहीं करना है। यहाँ पे दिल्ली के बारे में है कि कुछ डिस्कॉम्स हैं उनका आप देखिए कि ऑडिट के रिगार्डिंग में कैग को यहाँ पे ऑडिट करने के लिए कहा गया है। कैग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट ऑफिस बताया था इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के द्वारा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेंस है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इम्पोर्टेंस है, यूपीएससी का इम्पोर्टेंस है फेयर रिक्रूटमेंट के अंदर में, वैसे ही आप देखिए कि ऑडिट के लिए कैग का इम्पोर्टेंस बताते हैं। ये 4 इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा
बुलवार्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप से कहा गया है। फिर यहाँ पे ऑडिट किया जाएगा डिस्कॉम का कैग के द्वारा। तो कैग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 के अंदर में है। हमारे यहाँ पे जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके हेड हुआ करते हैं, जो भी पर्सन कैग होते हैं वो उसके हेड होते हैं। और इंडियन जो पर्स है उसके गार्जियन के रूप से भी इनको कंसिडर किया जाता है। कोई आप देखिए कि आप बैकअप में जो एग्ज़ाम देते हो उसमें कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि किन को एज ए गार्जियन ऑफ इंडियन पर्स के रूप से कंसिडर किया जाता है। तो गार्जियन ऑफ इंडियन पर्स हुआ करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सेकंड आप देखिए कि इनका जो टर्म है 6 ईयर और 65 ईयर का जो यहाँ पे एक एज लिमिटेशन और जो टेन्योर का जो लिमिटेशन है वो एग्जिस्ट करता है। क्या इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? क्या कैग का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है स्टूडेंट्स? ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपका होमवर्क है। रिमूवल का प्रोसेस जज के इक्विवेलेंट है कि जज को जैसे रिमूव किया जाता है वैसे ही इनको कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का जो ग्राउंड है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए कि हमारे कंट्री के अंदर में जो ऑडिट एंड अकाउंट का जो डिपार्टमेंट है उसको सेपरेट किया गया था। ये एक बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया था। यूपी पीसीएस में आप देखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो ज़्यादा होते हैं, अराउंड 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो काफ़ी बार इजी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं और जीएस के प्रीलिम्स पेपर के अंदर में कि जो ऑडिट एंड अकाउंट का जो सेक्टर है उसको कब सेपरेट किया गया था। तो 1976 का वो समय है जब इसको ऑडिट एंड अकाउंट को सेपरेट है वो कर दिया गया था। काफ़ी बार हम पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में रीड करते हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो उसके आप देखिए कि फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड के रूप से कैग हैं वो वर्क को किया करते हैं, उसके फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड के रूप से हुआ करते हैं। प्रेजेंट समय में हमारी कंट्री के अंदर में जो कैग हैं वो कौन है ये भी आप देख लेना, आपको अगर समय मिले तो गूगल कर लेना, नहीं पता है तो, कि प्रेजेंट समय के अंदर में हमारे जो कैग हैं वो कौन है। प्रीलिम्स एग्जाम में चांसेज कम है इस तरीके से कैग का नेम पूछना, बट हो सकता है कोई इंटरव्यू के अंदर में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अभी हमारे जो कैग हैं वो कौन हैं। और पीसीएस के जो एग्ज़ाम के इंटरव्यू हुआ करते हैं वहाँ तो इस तरीके का फैक्चुअल नॉलेज है वो लार्जर वे के अंदर में पूछा जाता है। फिर आप देखिए कि ये तो कैग के बारे में हुआ। फर्स्ट कैग भी पूछ लिया जाता है, जैसे एक बार इलेक्शन कमीशन के बारे में भी प्रीलिम्स के पेपर में पूछ लिया गया था कि फर्स्ट हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन थे। सुकुमार सेन है वो पहले इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। 2020 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था। तो फर्स्ट कैग कौन थे ये भी आप देख लेना। नेक्स्ट आप देखिए कि अमरनाथ यात्रा है जो रिलीजियस यात्रा हुआ करती है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है कि कैसे जो पिलग्रिमेज के लिए जाने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पे बेस का जो प्लेस है वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और वहाँ से आप देखिए कि यात्रा को कैरी आउट किया जाएगा। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड ये यात्रा हुआ करती है, हिमालयाज का रीजन है वहाँ पे। और आप देखिए कि जो नेचुरल वर्शिप होता है कि जो बर्फ़ जो है जो आइस है उसका वहाँ पे शिवलिंग है वो बना करता है, जिनका वर्शिप है वो किया जाता है वहाँ पे लॉर्ड शिवा के लिए। तो ये यात्रा के बारे में है। क्या बेसिक पता होना चाहिए? बेसिक ये पता होना चाहिए क्या स्टेट के द्वारा हमारे यहाँ पे, स्टेट मीन्स क्या है? गवर्नमेंट। स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में है कि गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म। तो स्टेट के द्वारा आप देखिए कि रिलीजियस जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, एवरी रिलीजन को जो सपोर्ट, हमारे यहाँ पे सेपरेट कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि चर्च का और स्टेट का कोई सेपरेट कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता हो। हमारे यहाँ पे आप देखिए कि सर्वधर्म समभाव का कॉन्सेप्ट है कि सभी जो धर्म हैं, सभी जो रिलीजन हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है स्टेट के द्वारा। तो आप देखिए कि किसी रिलीजन का जो यात्रा हुआ करती है, चाहे हज यात्रा है या अदर यात्रा जो होती हैं, उनको भी हमारा जो स्टेट है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी जो यात्राज हैं उनको सपोर्ट मीन्स जो फंडिंग वहाँ पे दिया जाएगा, जो उनको कुछ कम रेट के ऊपर में आप देखिए कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, यही है यहाँ पे जो सपोर्ट का पार्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल में ये मेंशन है रिलीजियस जो फ्रीडम है जिसमें स्टेट के बारे में है, तो वहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण नाम का जो स्कीम है उसको एनरोल किया गया है। आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति का एरिया है, आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि एक विलेज है। विलेज का नाम क्या है? विलेज का नाम है मक्कावा रिपाली इस विलेज का नाम है। चांसेज हैं क्वेश्चन पूछने के, चांसेज हो सकते हैं कोई एग्जाम में पूछ लिया जाए, बट आप देखिए बस आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश के अंदर में कोई विलेज है जहाँ पे ये
डेट जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण जो कि एमजी नरेगा को रिप्लेस करता है, उसको एनरोल किया गया, उसको इस्टेब्लिशमेंट में लाया गया। जैसे आप काफ़ी बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में रीड करते हो। पंचायती राज का जो सिस्टम है हमारी कंट्री में, आप देखिए कि 2 अक्टूबर का जो डे था, उस समय कांग्रेस का गवर्नमेंट होता था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में एक जगह है नागौर, राजस्थान में एक जगह है नागौर का एरिया, तो आप देखिए वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था। बाद में इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया गया। तो ऐसे ऐसे कोई हो सकता है, कोई प्रेजेंस ऑफ माइंड का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कहाँ से उसका इस्टेब्लिशमेंट में आया था। स्टेट्स के क्या कंसर्न है, स्टेट्स का फंडिंग के रिगार्डिंग में कंसर्न है इस स्कीम के बारे में। एक तो उनका फंडिंग का जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। सेकंड आप देखिए कि जो वेज है उसको भी 300 यहाँ पे फिक्स किया गया है, कल ही हमने रीड किया था, जिसको भी अपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया था कि 2019 का जो कमेटी था, अनूप सतपर्थी नाम का जो कमेटी था, तो जिसमें आप देखिए कि जो वेज को जो डिसाइड किया गया था वो 375 था, उससे भी कम यहाँ पे करना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण में। और आप देखिए कि यहाँ पे और आपको क्या पता होना चाहिए, क्या पंचायती राज का मिनिस्ट्री इसका नोडल मिनिस्ट्री होता है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसका नोडल मिनिस्ट्री हुआ करता है, जो एमजी नरेगा का भी हुआ करता था। फिर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि रूरल एरिया के अंदर में काम करना है, नियर बाई जो 5 किलोमीटर का एरिया है उसी में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और अब तो यहाँ पे सीजनल पोज के बारे में भी मेंशन है कि जब एग्रीकल्चर का हार्वेस्टिंग का समय आएगा तो इस स्कीम को पोज है वो कर दिया जाएगा, जो जिसको एक्टिविस्ट लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि डेट जो लेबर जो पर्सनल हैं जिनका जो बार्गेनिंग पावर था कि वहाँ पे अगर उसको 300 रुपये मिलते हैं तो बार्गेन कर सकता है ना कि 350 के अंदर ही वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आएगा, जिससे कि वो लिटिल बिट मोर अर्न कर सके। कोई भी विलेज के अंदर में जो लेबरर हैं उनके पास में आप देखें कि खुद का ज़मीन नहीं होता है, और इसी तरीके से लेबर एक्टिविटी से वो अर्निंग किया करते हैं। और हार्वेस्टिंग का समय का अर्निंग इतना कहाँ है, 20 डेज मैक्सिमम आप देखिए कि खरीफ का क्रॉप में, और 20 डेज मैक्सिमम जो अर्निंग है वो यहाँ पे रबी का जो जो सीजन है उसके दौरान में। तो 40 डेज का अर्निंग से तो आप देखिए कि कंप्लीट लाइफ का सर्वाइवल नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो उनका बार्गेनिंग जो था उसको आप देखिए कि डिक्लाइन हुआ है, जो सीजनल पोज इसमें दिया गया, ये एक्टिविस्ट का यहाँ पे क्लेम है। विंजिम पोर्ट जो है वो कहाँ है, केरल के वहाँ पे है। आप देखिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसको सेटअप किया गया था। जो प्राइवेट ग्रुप था उसने आप देखिए को अपना शेयरिंग के रिगार्डिंग में कुछ शेयरिंग का कुछ यहाँ पे डील है वो किया है, उनका जो शेयर आया करता था इस पोर्ट के अंदर में। अब पोर्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो केरल गवर्नमेंट के यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बताया गया कि उनको प्रोटेक्ट करना है। सेकंड आप देखिए कि हमारे कंट्री के लिए इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि डीप सी पोर्ट इसको डेवलप किया गया जो कि कार्गो को डील करता है। हमारे नियर बाई एरिया से इंडो इंडो जो इंडियन ओशियन का रीजन है वहाँ से काफ़ी सारा ट्रांसपोर्ट है वो पास होता है, और कार्गो को डील करने के लिए हमारे पास में डीप पोर्ट है वो होना ज़रूरी था, जिससे कि अदर जो यहाँ पे वेसल हैं वो इंडिया के लिए आ सके और इंडिया इमर्ज हो सकता है। इतना लार्जर कोस्ट लाइन है हमारा, आप देखिए कि इसमें डेट मेरीन का जो एरिया है इसके अंदर में हम एज ए डोमिनेंट प्लेयर है वो बन सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके प्रोटेक्शन के बारे में है कि उसके ऊपर में कोई यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, क्या ये हमारे कंट्री का मेजर पोर्ट है क्या? तो आप देखिए कि कंट्री का मेजर पोर्ट है वो नहीं है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का पोर्ट है जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और सेंटर का भी इसमें शेयर है, सेंटर का भी कुछ इसके अंदर में शेयर है। फिर आप देखिए कि प्राइवेट जो प्लेयर हैं वो हमारे स्पेस सेक्टर के अंदर में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि विक्रम फर्स्ट नाम का इंडिया का फर्स्ट आप देखिए कि प्राइवेटली डेवलप ऑर्बिटल रॉकेट है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च होगा। और आगमम यहाँ पे इस मिशन का नाम दिया गया है। आगमम जो हिंदी वर्ड है उसका मीनिंग होता है अराइवल, कि वो यहाँ पे अराइवल हुआ है विक्रम फर्स्ट का इस मिशन का नाम के थ्रू में। अब ये क्या क्वेश्चन रेज करता है, एक तो आप देखिए कि आपको प्राइवेट प्लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि प्राइवेट प्लेयर्स कैसे स्पेस के अंदर में कंट्रीब्यूट करने लगे हैं जीएस पेपर 3 में मेंस के अंदर में, तो यहाँ पे जो कंपनी का नाम है वो है स्काई रूट, वहाँ पे कंपनी का नाम है स्काई रूट। अंतरिक्ष नाम का भी एक कंपनी हुआ करता है, अंतरिक्ष जो है वो जो कि आप देखिए कि हमारे ही जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सब्सिडरी के रूप से काम करता है। तो ऐसे आपको कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के नाम पता होना चाहिए जो अपने आंसर के अंदर में आप यहाँ पे कोट कर सको।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कम्युनिटी है उनकी प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है। कम्युनिटी कौन सा है? उत्तराखंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है, स्पेशली आप देखिए कि उत्तराखंड का वो एरिया, पिथौरगढ़ का जो एरिया है, पिथौरगढ़ कहाँ है? कम्प्लीटली नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है। वहाँ पे कम्युनिटी रहा करती है, उसका नाम है रंग नाम का कम्युनिटी। कम्युनिटी का नाम क्या है स्टूडेंट्स? रंग है। कम्युनिटी का नाम है रंग। अब उनके द्वारा एक पर्वत है, पर्वत का नाम है ओम पर्वत। ओम पर्वत का वर्शिप किया जाता है, लॉर्ड शिवा के लिए वो पर्वत है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड वो पर्वत है। अब वहाँ पे अभी रिसेंटली कुछ लोग जाते हैं, वो शिवलिंग को इंस्टॉल करते हैं, जिसको ये कम्युनिटी अपोज करता है कि अगर आपको रिवर को वर्शिप करना है तो रिवर का कोई स्टैचू है वो ज़रूरी नहीं है। ये पर्वत जो है वो कम्प्लीटली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, तो उसको आपको वर्शिप करना है तो उसके लिए कोई कोई मूर्ति है उसको इंस्टॉल करने का वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली उनका यहाँ पे क्लेम है। और कंसर्न क्या है उनके? कंसर्न ये है कि अगर वहाँ पे शिवलिंग है उसको इंस्टॉल किया जाएगा तो बाद में एनक्रोचमेंट हो सकता है। तो ये वहाँ का जो रंग कम्युनिटी है, जो लोकल इंडिजीनियस कम्युनिटी है, उनका ये बेसिकली इस तरीके से जो ऑब्जेक्शन है, जो बिलीफ के रिगार्डिंग में जो एक बैटल ग्राउंड बना है हिमालय के अंदर में, इस रिपोर्ट में मेंशन है, वो किया गया। मैक्सिमम आपको रंग कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए। पिथौरगढ़ के बारे में मेंशन है, तो एक आपको फैक्ट यहाँ पे बताते हैं कि आप देखिए कि किला राय पिथौरा, जब तोमर डायनेस्टी रूल करती थी दिल्ली के अंदर में, दिल्ली में आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत से पहले तोमर्स का रूल होता था। तो तोमर्स का जो एक जो फोर्ट एरिया हुआ करता था नियर बाई जो कुतुब मीनार का एरिया है उसी के पास में, उसको नाम दिया जाता था किला राय पिथौरा। उसका नाम होता था क्या? किला राय पिथौरा। और आप देखिए कि जो पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है ये उत्तराखंड का, उसका भी नेमिंग इसी के ऊपर में किया गया है, किला राय पिथौरा के ऊपर में ही। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स जीएसटी कलेक्शन के बारे में है। एक तो आप देखिए कि 9 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं और रिसेंटली जो जो जीएसटी कलेक्शन के अंदर में जो सर्ज बताया गया है कि हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कलेक्शन, तो ये शो करता है कि रेवेन्यू का कलेक्शन इंक्रीज हुआ, मीन्स कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है वो लार्जर वे के अंदर में। बट ये कंसर्न कैसे है, अनवेलकम कैसे है? अनवेलकम इस वजह से है कि हमारे यहाँ पे जो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट किए गए जो प्रोडक्ट हैं उनका यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है, डोमेस्टिक जो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका जो जीएसटी कलेक्शन है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये इसको एज ए कंसर्न के रूप से बताया गया। कल हम इसके बारे में रीड हैं वो कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके जो पॉइंट्स हैं वो देख चुके हैं, और भी कैसे स्ट्रक्चरल चेंज का, इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें चेंज का ज़रूरत है। अब जीएसटी में 9 ईयर्स इसके कंप्लीट हुए हैं, जो जो टॉपिक्स इसके डोमेन में नहीं हैं उनको भी यहाँ पे लाया जाए। रियल इस्टेट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लिक्कर का जो एरिया है, उन सभी के बारे में भी कल हमने डिस्कस है वो किया था। 1989 के समय में कश्मीर के अंदर में आप देखिए कि कश्मीर में जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज होता है। इन्फ्लुएंस किस तरीके से? कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट रखा करते थे, उनको वहाँ पे किस तरीके से रेडिकलाइज किया जाता है, उन लोगों को ट्रेन भी किया गया था। और बाद में वो लोग जब कश्मीर को रिटर्न करते हैं, 90s का जो इनिशियल पार्ट है उस समय में, तो उनके द्वारा आप देखिए कि वहाँ पे रहने वाली जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, कश्मीरी पंडित जो हुआ करते थे, उनके अगेंस्ट में जो एट्रोसिटी किया गया, जिससे कि वो लोग वहाँ से आते हैं अदर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के रिगार्डिंग में ही एक नर्स हुआ करते थे, सरला भट्ट हैं, तो उस उनको किस तरीके से उनकी टॉर्चर किया गया था। टॉर्चर करने के बाद में आप देखिए कि उनको मार दिया गया था। तो उस केस के अंदर में एक चार्जशीट है वो फाइल हुआ है। चार्जशीट फाइल हुआ है काफ़ी ईयर्स के बाद में, अराउंड यहाँ पे 36 ईयर के बाद में ये चार्जशीट फाइल है वो हुआ है। अभी क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि क्राइम कभी भी किसी ने कमिट किया हो, कोई भी पर्सन यहाँ पे हो, एटलीस्ट उसको आप देखिए कि जो जो जस्टिस का जो सेक्टर है, जो हमारा जुडिशियल पनिशमेंट का जो सेक्टर है, उसके थ्रू उसको यहाँ पे डील है वो किया जा सके। तो सरला भट्ट का जो केस है जिसमें चार्जशीट का फाइल होना, यही शो करता है कि सम हाउ जो जस्टिस है उसको यहाँ पे डिलीवर है वो किया जाए। जस्टिस आप देखिए कि सीम्स टू भी डिलीवर भी होना चाहिए, सिर्फ डिलीवर ही नहीं होना चाहिए, सीम्स टू मीन्स वो न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए ग्रास रूट लेवल के ऊपर में। और आप देखिए कि उस एरा के अंदर में हमारे ही कंट्री के अंदर में एक पार्ट में कुछ लोग हैं जिनका वहाँ पे घर होता था, उनके गांव हुआ करते थे, खेत और खलियान भी होते होंगे। तो वहाँ से जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं अदर पार्ट के लिए। तो उस समय का जो जनरेशन है उसका आप देखिए कि एजुकेशन कैसे इम्पेक्ट हुआ होगा। बट
इवन इस तरीके का जो हर्डल्स एग्जिस्ट करने के बाद में भी आज आपको कंट्री के अंदर में आपको जो जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, स्पेशली एजुकेशन का जो एरिया है, आप देखिए कि राहुल पंडिता हैं जो एक इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट हैं, जो हमारा जो सिक्योरिटी का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में भी वो लिखा करते हैं। हेलो बस्तर भी उनका बुक है। और भी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, उस समय वो माइग्रेट किए थे, उस समय जो फोर्सफुली उनके अगेंस्ट में वायलेंस हुआ था उसके रिगार्डिंग में वो माइग्रेट किए। और माइग्रेट के अलावा आप देखिए कि उनके द्वारा उनका जो उस जनरेशन ने कैसे एजुकेशन को एक इम्पोर्टेंट टूल के रूप से कंसिडर किया, हार्डवर्क को कैरी आउट किया, और आज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं वहाँ पे उनका प्रेजेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स गल्फ ऑफ आदेन का जो एरिया है वहाँ पे सोमालिया जो पायरेसी के जो पर्सन हैं उन्होंने एक अटैम्प्ट किया था। इंडियन नेवी ने अपना जो वेसल्स हैं अपना वहाँ पे डिप्लॉय किया और वहाँ पे आप देखिए कि उनको फ्री करवाया गया है। बट आईएमओ है उनका एक वार्निंग है कि स्टिल कुछ शिप वेसल्स हैं जो कि वहाँ पे जो पायरेट्स हैं उनके कंट्रोल में हैं। तो सोमालिया का जो एरिया हुआ करता है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में, वहाँ से जब भी आप देखिए कि शिप वेसल पास करते हैं तो पायरेसी तो एक मेन कंसर्न हुआ करता है कि उस एरिया में पायरेसी का इंसिडेंट होना कॉमन है। तो यहाँ पे इंडियन नेवी का भी एक प्रेजेंस को ये शो करता है कि कैसे वहाँ पे हम ऑपरेशंस को कैरी आउट किए हैं, लोगों को वहाँ से निकाला है, पायरेट्स का जो अटैम्प्ट था उसको यहाँ पे एलिमिनेट है वो किया है। सबमरीन केबल्स के बारे में है कि हमारा जो ईस्टर्न पार्ट का जो कोस्ट है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में हैदराबाद भी है, विशाखापट्टनम भी है और मछलीपट्टनम के एरिया को भी बताया गया कि इन सबमरीन केबल के थ्रू ये जो केबल सिस्टम है I2CA के नाम से, तो आप देखिए इस केबल सिस्टम के थ्रू मलेशिया सिंगापुर के साथ में कनेक्टिविटी बूस्ट होगा और कनेक्टिविटी बूस्ट होने के साथ में जो डाटा का जो प्रेजेंस है वो रहेगा। AI के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे जो जो प्रोसेसिंग है उसको भी बताया गया है कि वो सबको ये यहाँ पे बूस्ट करेगा। मछलीपट्टनम के एरिया का भी मेंशन है। कतर के जो जो यहाँ पे स्पोकन पर्सन है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने दिया है कि यूएस और ईरान का जो डिस्कशन है, जो कि अब आप देखिए कि डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्ट वे के अंदर में जो डिस्कशन है उसके कुछ पॉजिटिवली यहाँ पे डेवलपमेंट है वो हुआ है। फर्स्ट राउंड का डिस्कशन हो चुका है। सेकंड राउंड का जो डिस्कशन है, जो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं जिनको कि यूएस एंड इजराइल की फोर्सेज ने एलिमिनेट किया था जब उन्होंने अटैक किया था 28 फरवरी को, तो सुप्रीम लीडर का जो लास्ट राइट्स है जो फ्यूनरल है उसी के बाद में यहाँ पे सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन है वो स्टार्ट होगा। तो कतर के स्पोकन पर्सन ने एक पॉजिटिव जो यहाँ पे रिजल्ट को शो किया। जर्मनी के जो रूलिंग कोलिशन है वहाँ के जो चांसलर हैं उनका जो कोलिशन पार्टीज हैं उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म्स का ज़रूरत है। रिफॉर्म्स का ज़रूरत क्यों है? रिफॉर्म्स का ज़रूरत इस वजह से है कि लेबर का जो सेक्टर है उसमें रिफॉर्म किया जा सके, टैक्सेशन का जो सेक्टर है उसमें यहाँ पे चेंज किए जा सकें। तो एक पैकेज ऑफ रिफॉर्म के बारे में कहा कि जर्मनी को ज़रूरत है यहाँ पे नए जो पर्सपेक्टिव से रिफॉर्म लिया जाए जिससे कि कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको डील कर सके। थाईलैंड के जो जो वहाँ पे जो आप देखिए कि जो किंग हैं, थाईलैंड के जो किंग हैं जो कि 1960 के बाद में फर्स्ट टाइम फ्रांस के लिए गए थे, और फ्रांस के जो जो लीडर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी नीज के ऊपर में उनसे ग्रीट किए हैं, उनसे मिले हैं। तो उसका एक फ़ोटो वायरल हुआ था जो कि AI फ़ोटो बताया गया है कि AI के द्वारा वो डेवलप फ़ोटो है। और थाईलैंड ने अब उस क्लेम को डिनाई किया है कि ऐसा कोई भी ग्रीट नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट उनसे इस तरीके से नीज के थ्रू आप देखिए कि मिले हों। नेक्स्ट आप देखिए कि नाटो के बारे में है। नाटो का जो जो वार्निंग सिस्टम है, नाटो का जो वार्निंग सिस्टम क्या है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, जो कुछ कुछ दिनों पहले हमने नेत्रा के बारे में भी देखा था। नेत्रा के बारे में हमने क्या रीड किया था कि हमारा जो इंडिजीनियस डेट एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो सेटअप किया गया है, तो नाटो का भी यहाँ पे जो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो हुआ करता है उसके रिगार्डिंग में जो प्लेन्स हैं उनको यहाँ पे रिप्लेस वो किया जाएगा। उनको रिप्लेस करके कौन से लाई जाएंगे, जो जो डेट स्वीडन बेस्ड जो प्लेन्स हैं जिनको कि ग्लोबल आइज सर्विलेंस के नाम से जाना जाता है। हमारा जो यहाँ पे एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन से इक्विपमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं, एक तो आप देखिए कि फाल्कन है, एक तो हमारा फाल्कन हुआ करता है। नेत्रा भी आपको पता होना चाहिए, एक हमारा यहाँ पे नेत्रा है। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे आप देखिए कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के इक्विपमेंट हैं वो हुआ करते हैं। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में है कि कीव का जो एरिया है, कीव के एरिया के अंदर में आप देखिए कि अटैक्स हुए हैं, रसिया के द्वारा किए गए। यूक्रेन ने भी यहाँ पे अटैक्स किए हैं।
और ये स्टूडेंट जर्मनी के बारे में है। जर्मनी के बारे में क्या है, जर्मनी यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बट आप देखिए कि एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम। नॉर्ड स्ट्रीम किनके बिटवीन में है, रसिया से जर्मनी के लिए गैस का सप्लाई होता है, मीथेन गैस का सप्लाई होता है। 2022 में जब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तो इसी पाइपलाइन को टारगेट किया गया था। अब जिन पर्सन्स का, जिस टीम के ऊपर में वो एलिगेशंस लगाए गए थे कि जिन्होंने यूक्रेन के जो जो डिफेंस फोर्स की जिस टीम ने किया है, उनके एक लीडर को इटली के वहाँ से जर्मनी ने आप देखिए अरेस्ट भी कर लिया था। अभी वो जर्मनी का जो अथॉरिटी है उनके डोमेन में है, उनका कस्टडी के अंदर में है। तो नॉर्ड स्ट्रीम का जो सैबोटेज है वो यूक्रेन के द्वारा ऑर्डर दिया गया था। ये जर्मनी के वहाँ पे एक कोर्ट डिस्कशन के अंदर में आया है। और जर्मनी जो फंड करता था, जो सपोर्ट करता था यूक्रेन को, उन्होंने भी फिर उसके बाद में रिलेशंस में डैमेज है वो हुआ है। अब आप देखिए कि यूक्रेन के द्वारा भी कोई गलत थोड़ी किया गया है। उनके ऊपर में अगर अटैक होगा और जो अटैक करने वाला कंट्री है उसको किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट है वहाँ से जाने वाली पाइपलाइन से, तो वो तो उसको यहाँ पे डैमेज ही करेंगे। नेक्स्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में है, वो ईरान के विजिट के लिए जाएंगे। ईरान के वहाँ पे जो सुप्रीम लीडर का जो फ्यूनरल है उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। पाकिस्तान अभी मीडिएशन का भी काम किया है ईरान और यूएस के जो जो यहाँ पे जो डिफरेंसेज हैं उनके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रिगार्डिंग में ईरान के द्वारा एक एडवाइजरी में कहा गया कि टैंकर्स जो हैं अप्रोप्रिएट रूट को यहाँ पे यूज करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ आदेन से कनेक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में तो आपको क्या जानकारी होना चाहिए, महरून बलूच नाम से जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं जिनको अभी एक पनिशमेंट है वो दिया गया है, जो कि बलूच कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा आप देखिए कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है वो किया करते हैं। फेयर ट्रायल के बारे में है कि रिसेंटली आप देखिए कि कुछ केस के अंदर में जो पर्सन है वो लगातार जेल के अंदर में है, 5 ईयर का उनको समय हो चुका है। फेयर ट्रायल का जो राइट है वो आर्टिकल 21 के थ्रू यहाँ पे अवेलेबल है, आर्टिकल 21 के थ्रू अवेलेबल है। एक तो यहाँ पे टाइमलाइन डिसाइड किया जाए कि कितना टाइमलाइन है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इतना रहना होगा आपको जेल के अंदर में, आपके जो ट्रायल हैं वो भी नहीं स्टार्ट होते हैं उस समय के अंदर में भी। तो फर्स्ट तो आप देखिए कि फेयर ट्रायल में यही कहा गया कि जो पर्सनल लिबर्टी का जो राइट मिला है आपको 21 के थ्रू, और यहाँ पे यूएपीए जैसा जो स्ट्रिक्ट जो कानून है उसके थ्रू भी यहाँ पे डेट बेल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। जो पर्सनल लिबर्टी है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाना चाहिए। कंटिन्यूस किसी को आप जेल में नहीं रख सकते हो, ट्रायल को स्टार्ट होने के ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ है वो पर्सन वहाँ पे जेल के अंदर में है। बेल और लीगल इनकन्सिस्टेंसी है उसके बारे में भी मेंशन है कि लीगल इनकन्सिस्टेंसी किसी केस में बेल प्रोवाइड करना, किसी में नहीं प्रोवाइड करना, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे क्लियर है कि गवर्नमेंट के द्वारा या आप देखिए कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ऐसा एक प्रोसीजर को सेटअप किया जाए कि इतना समय तक अगर कोई पर्सन जेल में है, कस्टडी में है और उनका यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है तो उनको बेल है वो मिलना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे फ्रेमवर्क है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स मंदसौर का एरिया है मध्य प्रदेश में, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के जो हेड हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं अदिति गर्ग, उन्होंने लिखा है कि जो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो HPV वैक्सीन का जो हमारी गवर्नमेंट का जो पुश है कि 1.15 करोड़ जो हमारे यहाँ पे वुमेन्स हैं, वुमेन्स स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको ये वैक्सीन दिया जाएगा HPV का, जो 14 to 15 का एज ग्रुप के अंदर में है। तो HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के बारे में है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कैंसर का बताया जाता है यहाँ पे कि सेकेंड लार्जेस्ट कैंसर जो इम्पैक्ट करता है वुमेन्स को सर्वाइकल कैंसर है। तो मंदसौर मॉडल के बारे में है कि कैसे उस मॉडल के द्वारा यहाँ पे लार्जली वे के अंदर में वैक्सीनेशन किया गया है। अब आप स्टेट के डाटा को यूज नहीं कर सकते हो, ज़्यादा कहाँ यूज करोगे इसको, मैक्सिमम आपको ये मॉडल पता होना चाहिए। HPV वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग में मंदसौर एक जगह है, उसका मॉडल है। जैसे भीलवाड़ा मॉडल जो आप देखिए कि डेट कोविड के समय जो लॉकडाउन था उस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था,
तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव है उनका डिलीवरी कैसे हो, कैसे कोई मॉडल बेटर वे में एग्जिस्ट करता है, तो आप इस मॉडल का नाम है वो एग्जाम्पल के रूप से लिख सकते हो कि मंदसौर मॉडल। वैसे मंदसौर किसके लिए फेमस है? मंदसौर फेमस है पल्सेज का प्रोडक्शन, दाल का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए, और गार्लिक का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए भी। गार्लिक और पल्सेज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है मध्य प्रदेश के वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। और आप देखिए कि मंदसौर उसके लिए भी फेमस है, जैसे हमारे यहाँ पे जो सर्टिफाइड वेकेंट जब लाइसेंस मिलता है उसी के बाद में जो अफीम का खेती किया जाता है, तो ये मंदसौर के वहाँ पे वो हुआ करती है। तो ये आज के न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जिनको हमने डिस्कस किया। आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।